दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला? अगर ध्यान से देखोगे तो जल्दबाजी इंसान को हमेशा एक ऐसे ट्रबल में डाल देती है कि कई बार उसकी जान भी ले सकती है। ये देखो आप लोग यहाँ पर इन ताऊजी ने इनको खींच तो लिया, फिर उसके बाद इसको मारे जा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं एक तरीके से कि बदतमीज क्या हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर लेट हो जाते हैं तो दिक्कत, ओएमआर शीट भरने हैं वहाँ पर जल्दबाजी करे तो दिक्कत, बस चल रही है ट्रेन चल रही है उसमें जल्दबाजी करे तो दिक्कत। तो हमेशा कोशिश करो कि थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले जाओ ताकि सिचुएशन ऐसी ख़राब ना हो। घड़ी को अपना 10-15 मिनट आगे कर लो ताकि टाइम पर पहुँच सको, है कि नहीं? बाकी आप लोग बताइए, कभी ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जल्दबाजी के चक्कर में तो अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। हाउस द जोश, हाउस द जोश। पहले तो ये बताओ कि जोश हाई हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो अभी हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस डाइट आप लोगों को मिलने वाली है काफ़ी शानदार तरीके से। इसको हम लोग INA यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस बोलते हैं और प्यार से बोलते हैं बैलेंस डाइट। क्यों? क्योंकि सब कुछ बैलेंस वे में आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाता है। हर एक चीज़ आप लोगों को इसके अंदर मिलती है। मोटिवेशनल कोटेशन, इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है चैट GPT के बारे में जो मैंने प्रॉमिस किया था डिस्कस करूंगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। हमारे देश की जो जुडिशरी है, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा। बेसिकली ये BHAROS OS क्या होता है इसके बारे में बात करूँगा। आप लोग कौन सा सिस्टम यूज़ करते हो? iOS यूज़ करते हो या फिर एंड्रॉयड यूज़ करते हो, यानी कि आईफोन यूज़ करते हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, जरूर बताना। और ये एक नया सिस्टम है जिसको जानकर आप लोगों का मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे देश का है। उन्हें कहते हैं कि अपनी चीज़ें अच्छी लगती है वही बातें हैं। निधि कंपनी के बारे में बात करूंगा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में बात करूंगा। 4 न्यूज़ होगी यहाँ पर प्रीलिम्स फैक्ट से रिलेटेड, बेसिकली नेशनल लेवल की। इकोनॉमी की 3 न्यूज़ होगी, इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे 4 इंपॉर्टेंट हैं ये भी, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के यहाँ पर होंगे, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी कि छोटी सी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। इसी के साथ में एक लोकेशन भी कवर करूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी से आप लोगों को पता चलेगा कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है। और ये वीडियो अगर टकटकी लगाकर देखोगे तो आप लोग भी SLV कमांडो बन सकते हैं, जैसे आज SLV कमांडो बने हैं नीतीश कुमार। बड़े ही प्यारे आंसर दिए गए, अच्छे से आप लोग देखिएगा, कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहले बात करेंगे आज की मोटिवेशनल कोटेशन के बारे में। बात बड़ी शानदार बोली गई है। बोला गया कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता है। यानी कि परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता है। तो हमेशा याद रखो यार, हमेशा अगर एक इंसान बोले कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है और वो उस प्रॉब्लम को बेसिकली सोल्व न करे और आगे बढ़ जाए, तो वो आगे उसके पैरों में जंजीर बनकर पड़ेगी। तो जो प्रॉब्लम जहां पर आ रही है वहीं पर ही रुककर उसका सोल्यूशन निकालना सीखो। परिस्थितियों से भागो मत, परिस्थितियों से लड़ना सीखो। किसी इंसान से आप लोगों को डर लगता है, आखिर क्यों डर लगता है? किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, आखिर क्यों लगता है? आप लोगों को अंधेरे से डर लगता है, आखिर क्यों लगता है? जाकर अंधेरे में देखो ना कौन सा भूत बैठा है, कौन सा बवाल बैठा है, पकड़ लो एक दिन, या तो वो काट लेगा आपको, आप काट लो उसको जाके, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि यार आप लोगों की सिचुएशन जो है वो आप लोगों को ही सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पानी से डर लग रहा है और मैं जाकर पानी में कूद जाऊं तो आप लोगों का डर उससे कम नहीं होने वाला है, आप लोगों को ही कूदना पड़ेगा पानी के अंदर में। कोई सब्जेक्ट डर लग रहा है, कब डर लगता है? इसका मतलब आप लोग उस सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दे रहे हो। जैसे खुद देखो, एक लड़का और लड़की जब स्टार्टिंग में एक दूसरे से बातें करने स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब कैसे कैसे, मतलब एक तरह से इतने घबराए होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। पर बातें स्टार्ट हो गई फिर नॉर्मल लगने लगती है सारी चीज़ें। पर लेकिन सोचो अगर उन्होंने बातें स्टार्ट की ही ना होती, बहुत सारी ऐसी कहानियां रह जाती हैं जिन्होंने कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, जिंदगी में कभी एक दूसरे से बातें नहीं की, और वो कहानियां एक तरीके से एक बुक में सिमट जाती हैं कि हाँ कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर उदाहरण क्या है बेसिकली समझाने वाला, कि अगर किसी चीज़ को आप लोग लाइक करते हो, कोई काम आप लोगों को लग रहा है कि ज़िंदगी संवार सकता है, बना सकता है, तो उसके लिए आप लोगों को आगे निकल कर आना चाहिए। बाद में पछताना नहीं चाहिए कि हाँ पछताते रहो बैठकर, यार उस टाइम पर वो कर लिया होता, क्यों नहीं किया भाई, किसने हाथ पकड़ रखे थे ये तो बता दे 1 मिनट के लिए। तो ये सिचुएशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और कोई भी जादूगर माँ के पेट से नहीं निकलता है कि हाँ वो जादूगर है, सब कुछ सीखता है, सब कुछ जानता है, सारी चीज़ें सोल्व कर देता है। नहीं, इसी दुनिया में आके पिट पिट कर, मर मर कर, मिट मिट कर, गिर गिर कर, खड़े होकर सीखना आप लोगों को पड़ेगा। और यही तरीका है, यही पैटर्न है। कोई कम घिसता है, कोई ज़्यादा घिसता है ज़िंदगी में, पर लेकिन हाँ जो अच्छे से घिस जाता है स्टार्टिंग में, वो आगे बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल पाता है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि ज़िंदगी में अगर समस्याएं आ रही है तो वो बनाने के लिए हैं, आप लोगों को बिगाड़ने के लिए नहीं। समस्या हमेशा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, ठीक है।
तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी वोकैबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है। एक बच्चा कह रहा है कि सर वोकैब और वोकैबलरी में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस होगा आप लोग खुद बताइए। ये आलस की निशानी है, ठीक है। जैसे नहीं चैंपियन और चैंप बोल देते हैं, वही वाली बातें हैं। मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, कोई IN ने बोल दे, यही वाली बातें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आलस की निशानी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, अक्सर ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए माइंड में बिल्कुल भी, ओके। किस किसने कल वाली ये वीडियो देख लिया, जो क्वेश्चन की वीडियो हम अपलोड की थी, जरूर देखना। एक शानदार प्रैक्टिस आप लोग की हो जाती है, एक रिवीजन आप लोग का अच्छा हो जाता है। अगर सीरियस हो तो ही देखना, ठीक है। वैसे नहीं बोल रहा हूँ सब देख लो जाकर, जो सीरियसली तैयारी कर रहा है वही देख लेना, क्योंकि बिना सीरियस का कोई मतलब भी नहीं है देखने का, अपना टाइम वेस्ट करोगे। सीरियस हो तो ही देखा करो खोल के, ठीक है। बाकी और बहुत सारी चीजें यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई गई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक छोटी सी बात और बोलूंगा मैं यहाँ पर कि आप लोग का जो टेलीग्राम है बेसिकली जो आंसर राइटिंग वाला, उस पर कल ऐसे नहीं पोस्ट किया था, तो आज ऐसे भी पोस्ट होगा उस पर। और इसी के साथ में आप लोगों के लिए वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो बेसिकली जो एथिक्स का क्वेश्चन भी आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों का आंसर राइटिंग ग्रुप। यहाँ पर आप लोग देखना बहुत सारे बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं, 78,000 के करीब बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं और एक दूसरे का आंसर एनालिसिस कर सकते हैं। एक ग्रुप है SLVpedia, जो एक विकीपीडिया की तरीके से है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसका भी लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर इकट्ठी मिल जाती हैं। डेली एक आर्टिकल भी पोस्ट किया जाता है, अगर आप लोग पढ़ने की अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। क्विज रहता है यहाँ पर, हिंदू के अंदर आता है, वर्ड ऑफ द डे रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती हैं यहाँ पर शेयर की जाती हैं, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। तो इसको आप लोग जरूर एंजॉय कीजिएगा। लेक्चर की PDF हिंदी और इंग्लिश में दोनों टेलीग्राम पर मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। एक बच्चा कह रहा था कि सर सोर्स क्या कवर करते हो यार। सोर्स सारे रहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो यहाँ पर कवर किया जाता है। प्रैक्टिस भी आप लोग की अच्छी खासी हो जाती है क्वेश्चन की, तो अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट डे है आज, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो डे बेसिकली मैं लगाना भूल गया, ठीक है। PPT में बेसिक मैं इसको लगाना भूल गया, पर फिर भी आप लोगों को एक बता देता हूँ, ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। क्योंकि जब आप लोग जो PPT डाउनलोड करोगे ना, मेन वाली जो PDF डाउनलोड करोगे, उसमें होगा वर्ल्ड लेप्रोसी डे है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 29 जनवरी को, ठीक है। तो या फिर लास्ट आप लोग बोल सकते हैं संडे रहता है जनवरी का, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, इतना खतरनाक है, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से देखा जाता है। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो इंडिया के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी को, यानी कि महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी के तौर पर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लेप्रोसी को खत्म करने में। ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी थीम जो है अब की बार की, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। मैं यहाँ पर लगाना इसको बेसिकली सेव करना भूल गया, ठीक है। एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ये इसकी थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पर, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई इसको लेकर कंफ्यूजन न रहे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अब आर्टिकल देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। साइंस एंड टेक के 2 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मजा आने वाला है। और एंड में वोकैबलरी, मतलब बिंदास तरीके से एंजॉय करेंगे लेक्चर, ठीक है। तो पेशेंस के साथ में सुनना, वो भी टकटकी लगाकर, ओके। दोस्तों एक शब्द आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यानी कि जैसे फ़ोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि ये अच्छा है आप लोगों के लिए अगर आप लोग ढंग से इस्तेमाल करें, पर ये एक बुरा भी है आप लोगों के लिए अगर ये आप लोगों को इस्तेमाल करने लगे। मतलब आप लोग कुछ काम नहीं है पर आप लोग फ़ोन लिए बैठे हैं, तो ये इतना ही आप लोगों के लिए नेगेटिव भी है। जो भी चीज़ें करनी है लिमिटेड टाइम में अपना निपटाओ उसको, और फिर फ़ोन को साइड में रख दो। सोशल मीडिया देखना है, उठाकर देख लिया एक बार 10 मिनट के अंदर में, जो भी काम निपटाना है। पता चला हिंदू की ये पर्टिकुलर IN ने वीडियो देखने आए थे, अभी ये वीडियो खत्म हो गई, 2 घंटे और भी जो है यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं। तो ये होता है टाइम की बर्बादी। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। तो फ़ोन बड़ी अच्छी चीज़ है, पर ये चीज़ें अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फ़ोन जो है वो खतरनाक चीज़ है। ऐसे ही पर्टिकुलर एक यहाँ पर सिस्टम है जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर ChatGPT। ये अभी इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं और बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश हुए। तो मैंने भी आप लोगों से बोला था कि उसके ऊपर आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये 2 तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अभी इसके बारे में बात की जा रही है कि एथिकल इशू इसके साथ में बन गया है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, इसको आप लोग जो भी बोलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये वही सिस्टम आप लोगों के सामने लिख देगा। यानी कि आप लोग इसको बोलो कि छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है, तो यहाँ पर ये छुट्टी की एप्लीकेशन लिखकर आप लोगों को दे देगा। आप लोग जो भी इससे बोलो, तो इसको बोला गया कि मान लीजिए इनको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे कि लोगों के अकाउंट में से पैसा चुराया जाए,
तो ये भाई साहब उसका कोड लिख के यहाँ पर लोगों को पकड़ा दे। तो सोचो आप लोग यहाँ पर कितनी सारी गड़बड़ चीज़ें यहाँ पर होती दिख सकती हैं, क्योंकि लोगों का जो दिमाग है ना वो शैतान का घर है, वो खासकर उल्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है। यानी इंसान को बोलो कहीं दीवार पर लिखा हो कि यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, तो लोग अक्सर अदबद कर वहीं पर ही जाकर आप लोगों को मुतते या फिर थूकते हुए नजर आएंगे। तो ये रियलिटी है। यहाँ पर बोल दे कि गाड़ी पार्किंग करना मना है, वहीं पर ही पार्किंग गाड़ी करेंगे। तो ये सिचुएशन है अगर नॉर्मली आप लोग इनको देखकर चलो। तो इसलिए लोगों की टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर रिसेंटली जो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है, यहाँ पर जो एक तरीका रोबोट आप लोग बोल सकते हैं, एक चैटबोट बोल सकते हैं, जिसके साथ में आप लोग बातें कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन बताता हो आप लोगों को नजर आएगा विद एग्जांपल। ठीक है, इसको जाकर देखना। क्योंकि जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मैंने सोचा कि देखे तो सही कि है क्या ये। तो इसके ऊपर जाकर मैंने कुछ चीज़ें करके देखी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता है। ठीक है, मतलब आप लोग जाकर बोलो कि एक एप्लीकेशन लिख कर देते तो सिस्टमेटिक वे में छुट्टी की एप्लीकेशन लिख कर देगा, उसके बीच में स्पेस छोड़ देता है कि यहाँ पर नाम डाल लेना अपने स्कूल का। ठीक है, इतना सटीक भाई साहब ये काम करता है। तो ये सोचो कि यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि यार ऐसा कोई सिस्टम बना दिया। अभी इसका पुराना वर्जन चल रहा है, अभी लेटेस्ट वर्जन भी बोल रहे हैं कि इसका मार्केट में आएगा, पर लेकिन ये अच्छी चीज़ तब तक ही है जब तक इसका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जा रहा है। उन्हें कहते हैं कि जब तक ये सही हाथों में है तब तक अच्छा है, अगर बुरे हाथों में चला गया तो उतना ही ये बर्बादी भी कर सकता है। काम ये कैसे करता है, जैसे मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे आप लोग जाओगे तो पहले ही आप लोगों का अकाउंट बनवाएगा, प्रॉपर आप लोगों की आईडी वगैरह लेगा वहाँ पर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने एक कमेंट बॉक्स टाइप में एक सिस्टम खुल के आएगा। ठीक है, उस पर जब आप लोग जाकर अपना कुछ भी इनपुट दोगे तो ये उसको एनालाइज करेगा। वहाँ पर कुछ ऐसे भी वर्ड मैंने यूज़ करने की कोशिश की, मैंने कहा देखो इसके ऊपर कुछ कंट्रोल है क्या। अब कुछ कंट्रोल आ गया, जैसे कि आप लोग वहाँ पर जाकर कोई ऐसा शब्द लिखो जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, कोई आप लोग पोर्नोग्राफी के बारे में वहाँ पर जाकर सर्च करने की बातें करो, कुछ ऐसी चीज़ें लिखो, तो वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है। तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे वहाँ पर, क्योंकि जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था इसके बारे में तो उसमें यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई थी कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, तभी जाकर इस सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जा सकता है। पर लेकिन लोग जो है हर चीज़ का कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं कि उसका इस्तेमाल करने के लूप होल भी लोगों को मिल जाते हैं। तो लोग हैं, आखिर बनाने वाला भी हमारा ही दिमाग है और उसके लूप होल ढूंढने वाला भी हमारा ही दिमाग है। तो इसलिए खतरनाक चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग कुछ इनपुट देते हो तो ये एनालाइज करता है जो भी यूज़र की रिक्वेस्ट रहती है, आइडेंटिफाई करता है उससे रिलेटेड चीज़ों को, और फिर यहाँ पर एक रिप्लाई आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है। तो ये ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप लोग इससे कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई क्रिएटिव आइडिया के बारे में कि कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ठीक है, कुछ भी ऐसे कोई जावा स्क्रिप्ट में अगर कुछ आप लोगों को लिखाना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख कर रख देगा, जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें होंगी। ठीक है, हालांकि अभी फिलहाल इसके अंदर में माना जा रहा है कि 2021 तक की लिमिटेड नॉलेज है इसके अंदर में, फिलहाल की चीज़ें अपडेट नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये एक तरीके का टूल ही ना, मशीन है एक तरीके की। जब तक इसको इंसान जो है वो अपडेट नहीं करेगा तब तक चीज़ें इसके अंदर अपडेट नहीं होंगी। पर लेकिन सोचो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो मुझे लग रही है वो क्या है, आज की डेट में जितनी चीज़ें हम लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, जितनी चीज़ें हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जितनी चीज़ें अलग अलग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये अभी मेरे दिमाग में है नया नया आइडिया। सोच के देखिए एक मिनट के लिए इस चीज़ को। आप लोग आज के डेट में फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इतने सारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, इतने सारे सर्चिंग इंजन हैं। अगर ये जो चैट बोट जो करके चैट जीपीटी जो है यहाँ पर चैट बोट है जो एक तरीका, ये अगर ये हर सोशल मीडिया हैंडल से अपने हिसाब से बिना किसी से परमिशन लिए हुए अपने हिसाब से सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे और अपने हिसाब से ये डिसीजन लेना स्टार्ट कर दे, ये वीडियोस को देखकर चीज़ों को एनालाइज करना अगर स्टार्ट कर दे, इसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अगर इंसान इसके आपे से बाहर हो जाए, तो फिर क्या रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ सकता है। टर्मिनेटर मूवी देखिए ना, तो वो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें दिखाती हुई नजर आती है कि हर चीज़ के क्या क्या नुकसान भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हालांकि अगर बात की जाए तो इसका आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करने की भी बात की जा रही है, अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए। कि हम लोग कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ईमेल लिखने में बहुत सारे लोगों को आलस होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर बोला जा सकता है कि यार ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ईमेल लिख कर दो, 1 मिनट में लिख कर देगा। ठीक है,
तो पर लेकिन दिक्कत क्या होगी, जो इंसान खुद से ईमेल लिख रहा है, आप लोग ईमेल छोड़ो, मैं बोलूँ कि आप लोगों को आज आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक आंसर लिख कर लेकर आना है। आप लोग चैटबॉट में जाओ और बोलो कि एक आंसर लिख दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वो लिख के दे देगा। पर लेकिन क्या आप लोगों की अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो डेवलप होगी इससे? ये तो अपना काम करके निकल जाएगा। आप लोगों की क्या कंडीशन होगी, आप लोग समझ रहे हो? आप लोग एक तरीके से मशीन के ऊपर डिपेंडेंट एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो कि खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा। यानी कि आप लोग लर्न करने की कैपेबिलिटी आप लोग की जो है वो खत्म होती चली जाएगी। कोई भी टास्क करने की कैपेबिलिटी, जो वर्सेटाइल जो इंसान होता है, उसकी सोचने समझने की कैपेबिलिटी खत्म होती चली जाएगी। तो जैसे पूंछ खत्म हो गई ना इंसान की, ऐसे ही यहां पर कुछ दिनों बाद दिमाग भी छोटा होता नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही है उसकी। तो ये काफी खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी। पर लेकिन अच्छी चीज क्या है, मान लीजिए किसी इंसान को प्रॉब्लम है, जैसे अगर हॉस्पिटल में लगा दें वहां पर, और वहां पर जैसे भी बहुत सारे लोग आते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम रहती है। मान ली मैं बैठा हूं, मेरे सर में दर्द हो गया बहुत तेज, ठीक है, पता चला बैठे बैठे इतने लंबे समय तक बैठा हूं, उसकी वजह से सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, फिर बॉडी में और कोई दिक्कत हो रही है, डॉक्टर कोई आसपास में है नहीं, तो फटाफट जाकर यहाँ पर इससे सोल्यूशन ढूंढ लिया, तो इसने सोल्यूशन बता दिया। तो फायदे भी इतने ही हैं यहाँ पर। तो यानी कि कोई भी आप लोग देखो, जैसे कस्टमर केयर सर्विस होती है इतनी सारी, वहां पर इतनी सारी टीम लगी होती है, तो वहां पर उनको कई बार एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो उतना फायदा भी है। पर लेकिन दूसरी साइड में इतने लोगों की जॉब भी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर? ये लेबर कॉस्ट कट कर सकता है, पर लेकिन इसकी वजह से लेबर ही कट हो जाएगी। वो कैसा रहेगा आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी रेंज ऑफ जो सर्विस है ये उसको हैंडल कर सकता है। तो ये आने वाले टाइम में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। कितना एक्यूरेट फास्ट होगा, कितना वर्सेटाइल होगा, इजी इंटीग्रेशन होगा, मल्टीपल यूजेस होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और कितने स्केल पर हम लोग इससे काम कर सकते हैं। पर लेकिन ये हम लोगों ने इसके फायदे देखे, इसका एक काला चेहरा भी है। जितना अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो फिर उतने ही काली चीजें भी आप लोग इसकी नजर आएगी। तो बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए अगर यहां से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करो? एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने रेडीमेड बेबी के बारे में बात की थी कि बच्चा पैदा होगा, ये कलर होगा, ये उसकी हाइट होगी, ये उसके बालों का कलर होगा, सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर आइंस्टीन वाली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो वाली कंडीशन का बेबी चाहिए, बना के दे दो भाई साहब। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? अगर ऐसी कंडीशन होने लगी तो नेचुरल जो प्रोसीजर है एक इंसान के पैदा होने का वो खत्म हो जाएगा, और फिर ऐसे ही सारे इंसान दिखेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक पर्टिकुलर एग्जाम में आप लोग जाकर बैठे हो, ठीक है, उस एग्जाम में आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चन है, ठीक है, पता चला उसमें से 2 क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने गलत दे दिए, तो क्या आप लोगों की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा इससे? वो क्वेश्चन जो है सबके गलत हो गए, तो यूपीएससी क्या करेगा? सबके मार्क्स दे देगा, सबको मार्क्स दे देगा उसके, कि ठीक है 4 नंबर सबको मिल गए क्योंकि ये क्वेश्चन गलत थे। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, यहां पर वो सबके ऊपर इक्वल इंपैक्ट डालेगा। अगर कल को तुमने कोई रेडीमेड बेबी बना लिया तो सामने वाला भी कोई रेडीमेड बेबी बनाकर लेकर आएगा। हर एक बनता है वो रेडीमेड बेबी बनाने की सोचेगा, तो उतना ही ज्यादा ये खतरनाक चीजें भी हो जाती हैं। एक नेचुरलिटी खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो रखी है कि हम लोग आप लोग देखते हैं किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग किस तरीके से सैरोगेसी वगैरह ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उस पर भी अभी लिमिटेशन लगा दिए। वरना लोगों ने क्या कर लिया, जैसे सेलिब्रिटीज हैं उनको अपना फिगर मेंटेन रखना है, उनको मूवीज वगैरह बनानी है, तो अपने बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं, वो किराए की कोक ले रहे हैं और वहां पर जाकर बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री में काफी अच्छा कानून लेकर आएगा कि ये मजबूरी में कोई इस्तेमाल कर सकता है कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो किसी की कोक किराए के ले सकता है। फिगर मेंटेन रखना है इसके लिए बच्चा पैदा नहीं कर रहे हो, कोई किराए की कोक ले रहे हो, ये तो बिल्कुल खतरनाक चीज है यार। समझ रहे हो आप लोग यहां पर? तो ये सोचने वाली बात है कि उस चीज की जो अवेलेबिलिटी है उसका इस्तेमाल कैसे आप लोग कर रहे हो यार। सबसे बड़ी बात तो वो है ना, वहां पर आप लोग उसका इस्तेमाल कितने खतरनाक तरीके से कर रहे हो, तो वो सोचने वाली सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये टेक्नोलॉजी वाले जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है आज की डेट में कि कैसे इनको थाम सकते हैं। तो जो एक सिस्टम है यहाँ पर, इसका नाम मैंने बोला आप लोगों को अभी यहाँ पर जीपीटी, इसकी भी फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ये एक तरीके का टेक्स्ट बेस अभी सिस्टम है, यहाँ पर वीडियोस वगैरह नहीं है, जो एक टेक्स्ट बेस सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर कुछ पूछना है आप लोगों को तो जाकर लिखना पड़ेगा आप लोगों को पहले यहाँ पर, तब उसका ये रिप्लाई देगा, ठीक है। तो ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पर लेकिन वही है
कई बार यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें फीड कर दी, मान लीजिए मेरा कोई सिस्टम है, मैंने उसमें फीड कर दिया, तो यहाँ पर ऐसे भी रिप्लाई कई बार देखने को मिले कि जो कि जेंडर बेस हो गए, किसी पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड हो गए। मान लीजिए कोई इंसान है वो यूएसए में बैठा हुआ है, ठीक है, उसने बोल दिया ब्लैक के ऊपर कोई लिख दिया वहाँ पर कि एक कि ब्लैक लोग कौन होते हैं, तो उसको बोल दिया कि वो एक लोअर कास्ट, मतलब एक तरीके से ना लोअर कोई कम्युनिटी होती है, मतलब कमेंट उल्टा सीधा कर दिया, क्योंकि मशीन है, जैसा बोलोगे वैसे ही बोलेगी वो, तो भाई साहब उसका थोड़े ना कोई समझदारी है खुद की। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कई सारी ऐसी दिक्कतें भी पास्ट में देखने को मिली, जिसके चलते इसके बारे में बोला गया कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोडिंग कैसी कैसी कर सकता है, तो वो डेंजर हो सकता है, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। फिशिंग मेल किए जा सकते हैं काफ़ी लार्ज स्केल पर, जिसकी वजह से ये काफ़ी लार्ज स्केल पर गलत माहौल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बायस इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला ना काला धोला वाली वो वाली बातें, बहुत सारी जॉब खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली प्लेजरिज्म वाला मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लेजरिज्म क्या होता है बेसिकली यहाँ पर, यानी कि डेटा किसी का है, ओरिजिनल किसी ने लिखा है, पर लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इस्तेमाल करेगा, उसको अपने हिसाब से उठाएगा और फिर यहाँ पर चेप देगा आप लोगों के सामने। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक इंसान का जो टैलेंट है वो मरता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। फिर सबसे बड़ी क्या बात हुई, वो सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, अगर ये आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन ये आप लोगों को तब दे रहा है जब आप लोग इसको कोई इनपुट दे रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आप लोगों का सारा डेटा जो है वो अपने पास में सेव करके रखेगा। क्या क्या चीज़ें आप लोग इससे पूछ रहे हो, क्या क्या ये रिप्लाई आप लोगों को दे रहा है, सारा का सारा टोटल जो है सिस्टमेटिक वे में वो इसके अंदर इंस्टॉल होता हुआ चला जाएगा। तो कभी भी कोई भी यहाँ पर एक तरीके से उन चीज़ों को एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप लोगों की प्राइवेसी का हनन यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी एथिकल इशू बन रहा है, प्राइवेसी का भी इशू देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया था ना, केएस पुत्तास्वामी केस जो हमारे देश में लाया गया था पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बाद में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो आर्टिकल 21 का हनन होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर अभी रिसेंटली निकल कर इसके साथ में आया है। तो इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी अपनी जगह है यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह कि क्या हम लोग इनको ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या फिर ये हमारा इस्तेमाल करके किसी और का फ़ायदा करवा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी एक ऐसा मुद्दा है जो क्रिटिकल मुद्दा बन गया, एक एथिकल मुद्दा यहाँ पर बन गया है। वैसे यहाँ पर एक बात और आप लोगों को देखने को मिलेगी, भी मानने वाली बात होगी, ये गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ाता हुआ ये आप लोगों को नजर आएगा। क्योंकि मैक्सिमम ये चीज़ें होंगी, एक गरीब इंसान जो है, जो एक धाड़ी की मजदूरी करता है, सड़क पर ठेला लगाता है, जो ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जिसके पास में बस एक ही मोबाइल है, और वो भी मोबाइल जो है वो खटके वाला मोबाइल है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी जो है एक तरीके से कंपेयर भी नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से उन लोगों के साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो वो एक इतना बड़ा डिवीज़न सोसाइटी के बीच में देखने को मिलेगा जो कभी कोई उसको बांटी उसके भर ही नहीं सकता उस सिस्टम को, है कि नहीं। तो ये भी एक तरीके से एक प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, जैसे कि चैट जीपीटी के बारे में, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबिलिटी है, ये इजी इंटीग्रेशन है और वर्सेटाइल है, यानी कि बहुमुखी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, तो ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो। अभी पढ़ा है, ताज़ा ताज़ा, बासी भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो बताइए सही आंसर क्या है। ये तो मैंने ओनली यहाँ पर आप लोगों को 4 पॉइंट बताए हैं, वैसे टोटल मिलाकर 6 पॉइंट है। इसके फायदे क्या हैं, अगर कल को आंसर राइटिंग के लिए कोई क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से तो आप लोग यहाँ पर इसको बता सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। बात की जा रही है चैट जीपीटी जो है एक प्रोटोटाइप है, जो कि यहाँ पर डायलॉग बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जो कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करता है नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को, ठीक है। ये ओपन एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो चैट जीपीटी है, ये ओकेजनली प्रोड्यूस करता है इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल करेक्ट ही देगा, क्योंकि इंसान है, ह्यूमन एरर तो इंसान से हो सकती है, तो ये भी उसको एक तरीके से करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा सकता है। तो आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सही आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या होगा, तो आंसर है यहाँ पर डी नहीं सी, ठीक है। दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पर लेकिन क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी, ठीक है। तो क्वेश्चन पता है पर लेकिन कंफ्यूजन में आओगे, यूपीएससी आप लोगों के साथ में खेलेगी और अक्सर खेलती आई है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते तो माइंड पे एक तरह का प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर हर एक इंसान के माइंड पे होता है, उसी को दूर करने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। ये जो इतने सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पर इस वीडियो के ड्यूरेशन में, उसका बेसिक पर्पज यही रहता है कि आप लोग जो है बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को कंट्रोल कर सको, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, और जो क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के लिए लाई जाती है वो भी इसीलिए लाई जाती है ताकि एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस आप लोग कर सको और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठो तो कंफर्टेबल फील करो, ठीक है।
2020 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर कई बार देखने को मिलते हैं, अलग तरीके से यहाँ पर निकल कर आते हैं। बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्टिवली कर सकती है यहाँ पर कुछ कुछ काम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आंसर हो गए यहाँ पर आप लोग देखिए। बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है काफ़ी हद तक डिक्रीज कर सकती है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि घर से बाहर आप लोग जाते हो तो घर से बाहर फ्रिज देख लो, घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है। फ्रिज जैसे आप लोग बंद करते हो लाइट बंद हो जाती है, ऐसे ही घर से बाहर आप लोग जाओ तो पता चला स्विच सारे बंद हो गए। तो ये एक अच्छा तरीका होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, क्रिएट कर सकते हैं मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके क्या ऐसा कुछ क्रिएट किया जा सकता है। डिजीज का डायग्नोसिस किया जा सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन किया जा सकता है, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को ये बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी चीज़ यहाँ पर की जा सकती है और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पर डी होगा। और साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो मैक्सिमम आप लोगों को आंसर डी देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग डी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो साइंस एंड टेक का काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था यहाँ पर ये, जो कि साइंस एंड टेक के साथ में भी, और यहाँ पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए या फिर नहीं, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों की क्या राय होगी इसके बारे में आप लोग जरूर बताना, या फिर फ्री हैंड दे देना चाहिए कि जो चाहे वही करो, मतलब एक तरीके से तबाही मचाओ। क्या राय है आप लोगों की, जरूर बताना, ठीक है। दोस्तों आज हम लोग ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर कोई मूवी भी रिलीज़ होती है ना, तो भाई साहब वो भी अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज़ होती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली जो भी मूवी आ रही है वो आप लोगों तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इवन टाइटल कई बार इंग्लिश के भी, ताकि पूरे इंडिया में उस मूवी को समझा जा सके और लोग जो हैं उस मूवी से एंटरटेन हो सकें। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में जो कोर्ट होते हैं उनके जजमेंट के बारे में, तब हम लोग कुछ ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही शानदार, मेरे हिसाब से तो शानदार है, बाकी आप लोग बताना आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी बड़ा जजमेंट दिया गया है जिसमें अभी 4 लैंग्वेज में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होंगे वो अवेलेबल रहेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा यार, वो लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे जो अब तक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। यानी कि ये तो आप लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में एक लोता कोर्ट है, यानी कि इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ऑलरेडी अवेलेबल जो ब्रांच है वो दिल्ली के अंदर में है। तो वैसे ही एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो कोर्ट की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादातर एरिया में नहीं है। इसी के साथ में अगर लैंग्वेज भी उसमें प्रॉपर वे में न देखने को मिले, जो कि ज़्यादातर लोग लैंग्वेज बोलते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। अगर पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक सिस्टम समझाऊं इसके बारे में, फिर आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये जुडिशरी और गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कौन सी वो लैंग्वेज है जो कि अभी यहाँ पर कवर करने की बात की गई है। तो याद रखिएगा ये जो लैंग्वेज है हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया, ये 4 लैंग्वेज अगर आप लोग मिला दो तो 99% जो नागरिक हैं हमारे देश के वो कवर हो जाते हैं इन लैंग्वेज के अंदर में। यानी कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ये लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं। तो ये समझो कि मैक्सिमम जो देश का एरिया है वो यहाँ पर कवर हो गया। अब जो भी कोर्ट का जजमेंट रहेगा वो सब तक पहुँच पाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है आप लोग खुद सोचो। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डिफरेंट एक एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा एक उदाहरण, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। अभी फिलहाल के टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप लोग जाओगे, जो साइंस के जर्नल होते हैं, साइंस के जर्नल मतलब जो साइंस की पत्रिका होती है, वो हर एक देश को अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है उसमें, और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं ताकि वहाँ पर उस पर्टिकुलर जर्नल को पढ़ा जा सके। पर लेकिन उसमें ये नहीं कि वो उसको जर्नल को अकाउंट लेकर पूरे देश में बांट दे उसको ले जाकर। तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है उसको लेकर। कोविड-19 के टाइम पर जो इतनी सारी दवाइयाँ हम लोग बना पाए, तो उस जर्नल से बहुत सारे आर्टिकल निकलकर लोगों के सामने आए और खासकर लोगों ने पढ़े, और उसके बेस पर जो है काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं हम लोग आज के डेट में कई सारे देश जो हैं वो डेवलप कर पाए। मतलब क्या हो गया, मतलब इसका ये हो गया कि जब हमारे पास में नॉलेज है यानी कि शिक्षा है, तो उसका इस्तेमाल कर कर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। पर लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं रहेगी, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी, तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं बना पाएंगे। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो ये लेक्चर है इसकी पीपीटी आप लोगों को बनानी है, तो
तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर मटेरियल में प्रोवाइड करा दूं। मटेरियल मतलब जैसे कि ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो पीपीटी जैसे यही वाला आर्टिकल है, तो मैं बोलूँ कि गूगल पर जाकर सर्च करना, सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर आएगी, वो पिक्चर उठा लेना। इसी तरीके से आर्टिकल आप लोग सर्च करना, वहाँ पर गूगल में जाकर अगर आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर का आप लोग इस्तेमाल कर लेना, तो इसको आप लोग ईजिली बेसिकली कर पाओगे। पर लेकिन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल ना हो और मैं आप लोगों को कह दूं कि ये पीपीटी आप लोगों को बनानी है, तो आप लोगों के लिए पीपीटी बनाना जो है वो मुश्किल पड़ जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन, और वो भी एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल न होना, ऐसा डेटा न मिलना जिसके बेस पर हम लोग काम कर सकें, तो फिर दिक्कत रहती है। और अगर अवेलेबल भी हो, वो भी ऐसी लैंग्वेज में हो जिसको आप लोग समझ ना पाए, तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत है। ये दिक्कत मैंने फील भी की है मुझे फील होता है जब मैंने स्टार्टिंग में ये पर्टिकुलर लेक्चर बनाने स्टार्ट किए थे 2016 में, मुझे कुछ नहीं पता था कि लेक्चर कैसे बनाने हैं, तो मुझे कैसे ये टैब यूज़ करना है, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो मतलब इंडिया में तो कोई मतलब ये इस तरीके की वीडियो डालते ही नहीं था, तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज की वीडियो देखी। कई सारी वीडियो ऐसी थी जैसे ब्राज़ीलियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, कुछ जापानीज़, इस तरीके से कई सारी लैंग्वेज में कि हाँ वो दिखा रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ समझ में आया, इसीलिए बहुत दिन लग गए मुझे कई सारी चीज़ें सीखने में। पर लेकिन आज की डेट में अगर एक आप लोग वीडियो सर्च करोगे कैसे वीडियो बनानी है, स्टडी लवर की ही मिल जाएगी आप लोगों को। मैंने एक वीडियो डाल रखी है प्रॉपर कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। किस लिए? क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज में है, आप लोग ईजिली उसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और अपना काम कर पाओगे। सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब इन लैंग्वेज में जजमेंट आएंगे तो सब लोग इनको पढ़ पाएंगे। एक तरीके से यहाँ पर जुडिशरी के बारे में लोग भी जागरूक होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोर्ट जो है वो इकलौता है, सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे आप लोगों को हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं आज की डेट में। इसी के साथ में नीचे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और फिर सिविल और मेट्रोपोलिटन जो अलग अलग यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमारे कंट्री में जो जुडिशरी सिस्टम है उसके बारे में एक बात आप लोग याद रखिएगा, वो यूनिटरी टाइप का है। और बाकी का जो हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जैसे सेंटर यानी कि यूनियन लेवल पर आप लोगों को पार्लियामेंट देखने को मिलती है, स्टेट लेवल पर आप लोगों को स्टेट असेंबली देखने को मिलती है। ये दोनों एक दूसरे के अंडर नहीं है, ये यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग ऑर्गन हैं। ये स्टेट के सपोर्ट से एक यूनियन हम लोग बना पाते हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन के अंडर में स्टेट है। पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो सारी की सारी बातें जो हैं हाई कोर्ट को माननी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है, पर लेकिन यहाँ पर हम लोग फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि संघवाद का ढांचा फॉलो करते हैं। इतना कम से कम आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। जो भी लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जा रही है, अभी जो 4 लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताई, जैसे कि हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया, इन चारों की चारों लैंग्वेज को अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, जैसे गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, इसी तरीके से तमिल हो गई आप लोगों यहाँ पर, और यहाँ पर उड़िया ढूंढो कहाँ पर है, ये होगी उड़िया। तो चारों की चारों लैंग्वेज कहाँ से हैं? ये हमारे संविधान का जो शेड्यूल है 8वां, उसमें टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हैं। तो ये जो 22 लैंग्वेज में से चारों की चारों लैंग्वेज जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि शेड्यूल लैंग्वेज को इसके अंदर में इंक्लूड करके चला गया है, जिसकी वजह से आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है। और अगर पूछ ले कि जो लैंग्वेज अभी यहाँ पर ऐड की गई है उसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने बोला तमिल का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा यहाँ पर उड़िया का इस्तेमाल करेंगे। तो जो 4 लैंग्वेज यहाँ पर ऐड की गई है उसमें से 2 लैंग्वेज आप लोगों को क्लासिकल लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो कि थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन होगा। टोटल मिलाकर कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। पहली 2014 में आई थी और 2004 में आई थी, और लेटेस्ट जो है वो 2014 में आई। पहली तमिल थी 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2018 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, अभी किसी स्टेट पीसीएस का पेपर एक बच्चे ने सेंड किया था, तो मैं उसको देख रहा था, तो उसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज देश में किसको दर्जा मिला। तो सबसे पहला ऑप्शन ए था, और ए में ही संस्कृत लिखा हुआ था। नॉर्मली इंसान जो है ये सोचेगा यार संस्कृत ही तो होगी सबसे पहली, पर लेकिन याद रखना सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया हमारे देश में 2004 में, वो तमिल को दिया गया, ना कि संस्कृत को।
और सबसे लेटेस्ट जो दिया गया है वो उड़िया को दिया गया है। तो एटलीस्ट पहला और छठवा आप लोग यहां पर याद रखिएगा अगर क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए तो ये क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको देखने को न मिले। कुछ यहां पर और बेसिक चीजें हैं जहां से भी आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि संविधान के 8वें शेड्यूल में टोटल मिलाकर अभी मैंने बोला 22 लैंग्वेज हैं आज की डेट में, पर लेकिन क्या ओरिजिनली ये 22 लैंग्वेज थी? नहीं, ओनली 14 यानी कि 14 लैंग्वेज थी संविधान में स्टार्टिंग में, पर लेकिन टाइम टू टाइम संशोधन करके यानी कि अमेंडमेंट करके हम लोगों ने नई नई लैंग्वेज ऐड करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहला जो संशोधन किया गया वो सिंधी का किया गया 21वां संविधान में संशोधन 1967 में, जब पहली लैंग्वेज ऐड की गई। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई, ये 71वां संविधान में संशोधन करके 1992 में। ये याद रखिएगा। डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड की गई 92वां संविधान में संशोधन करके 2003 में। तो 8वें शेड्यूल में टोटल 8 लैंग्वेज जोड़ दी गई अलग अलग अमेंडमेंट करके, इसलिए 22 लैंग्वेज फिलहाल हो चुकी हैं। तो ये ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इससे पता नहीं कितने सारे एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। कभी संविधान के बारे में पूछ लेते हैं, संशोधन के बारे में, कौन सी लैंग्वेज कब ऐड की गई उसके बारे में, तो बेसिक याद रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कई बार कंफ्यूजन में डालकर कई सारे स्टेट पीसेस के अंदर में पूछा गया है, वो याद रख लेना, इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हमारे देश की नॉर्मली नहीं मानी जाती है वो है नेपाली, ठीक है, मतलब कहने के लिए तो है पर लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, खासकर जो नेपाल के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, तो नेपाली लैंग्वेज यहां पर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये दोनों पॉइंट कंफ्यूजन के हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे फैक्ट जो हैं आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। यूएन के द्वारा डेजिग्नेशन अभी यहां पर दिया गया इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज जो होनी चाहिए उसका एक डिकेड यानी कि एक दशक सेलिब्रेट किया जाएगा 2022 से लेकर 32 तक का। तो ये यहाँ पर यूएन के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया और यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के तौर पर भी सेलिब्रेट किया गया। तो ये स्लाइड बहुत ही प्यारी और एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास में रख सकते हैं। वैसे तो पीपीटी में सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जब आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देखोगे, पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। जब इतनी सारी चीजें मैं लैंग्वेज के बारे में बता ही रहा हूं तो कुछ और बातें भी आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आप लोग कई बार पूछ ले आते हैं। जैसे कि 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज का जो नाम यहां पर देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड आप लोग कुछ बातें यहां पर बताता हूं कि यहां पर लैंग्वेज से रिलेटेड जो आर्टिकल है और पार्ट आप लोग याद रखिएगा, तो पार्ट आप लोगों को 17 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 17 पार्ट में यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 343 से लेकर यहां पर आर्टिकल 351 तक का इनके बारे में चीजें जो हैं वो मेंशन है। तो ये लैंग्वेज का पूरा एक चैप्टर आप लोग यहाँ पर बेसिकली क्लोज हो जाता है। आप लोग ये बताइए कि हिंदी दिवस जो है हमारे देश में किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी यहाँ पर इतना समझ में आ गया 4 लैंग्वेज से और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गई। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, जुडिशरी से रिलेटेड कई सारे इशू हैं तो उन इशू को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। अभी कुछ कुछ बातें मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग उसको समझ भी पाएंगे कि हाँ रियलिटी में ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो यहां पर अगर बात करें, जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछ ले कि आज की डेट में जो जुडिशरी के साथ में क्या क्या इशू हैं और लिखने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले तो हमारी कंट्री में वैकेंसी बहुत सारी खाली पड़ी रहती हैं और इसके चलते नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, ये यहाँ पर बार बार गवर्नमेंट जो है उसको इंप्लीमेंट करने की बात करती है, पर लेकिन इसको फॉलो न करके हम लोग कोलेजियम सिस्टम फॉलो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जजेस की संख्या काफ़ी कम है। केस जो है बेइंतहा पेंडिंग पड़े हुए हैं देश के अंदर में, जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ओपेसिटी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, ये कहते हैं कि जजों को जैसे अपॉइंट किया जाता है अपने ही भाई भतीजावाद चलते हैं वहाँ पर। कई बार बोलते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भाई भतीजावाद चलता है, तो इसलिए यहाँ पर जिसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जुडिशल ओवर रीच एक ऐसी दिक्कत है। क्या है इस शब्द का मतलब? इस शब्द का मतलब है कि कई बार जुडिशरी ये सोचती है कि पार्लियामेंट का काम भी जुडिशरी ही कर दे। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जब हमारे देश में किसान से रिलेटेड कानून के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा था तो जुडिशरी के पास में केस गया। जुडिशरी का काम क्या था? ये डिसाइड करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक नहीं है। उसने ये तो डिसाइड नहीं किया कि संवैधानिक है या फिर संवैधानिक नहीं है, उससे रिलेटेड मैटर को देखने के लिए एक कमेटी अपॉइंट कर दी।
तो उस टाइम पर कई सारे कटाक्ष उठाए गए जुडिशरी के ऊपर। यार काम जुडिशरी का ये है कि आप लोगों को ये चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो बोलो सही है, उसके ऊपर टिक लगा के आगे भेजो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको गलत बताकर उसको फिर साइड में रखो। आप ये क्या करते हो कि आप लोग बेसिकली लेजिस्लेटिव के एरिया में जाकर घुस जाते हो। ये काम उनका है कानून बनाने का, आप क्यों यहाँ पर इन चीज़ों का अपॉइंटमेंट करते हो। तो इसके चलते कई बार बोलते हैं कि जुडिशरी जो है वो कई बार लेजिस्लेटिव के एरिया में जाकर घुस जाती है। तो ये बिल्कुल कतई गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव है उसको जुडिशरी के एरिया में नहीं घुसना चाहिए। अगर कल को लेजिस्लेटिव जुडिशरी को अपॉइंट करने में अपना हाथ बटाने लगी तो दिक्कत क्या होगी, अपने हिसाब से जजों को वहाँ पर बैठाएगी, तो फिर उनको कोई चेक करने वाला भी नहीं होगा सरकार को। वो जैसे लोगों को चाहेगी वैसों को बैठाएगी और फिर इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कई सारी। इसी के साथ में कई बार यहाँ पर क्या रहता है, ये बहुत बड़ा केस है, यहाँ पर सोच कर देखो। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है। कोई इंसान है काफ़ी गरीब है, उसका केस चल रहा है और वो तमिलनाडु का रहने वाला है, तो तमिलनाडु से वो दिल्ली आएगा अपना केस लड़ने के लिए। सोचो कैसी कंडीशन उसको झेलनी पड़ेगी कि तमिलनाडु का कोई इंसान जो है वो दिल्ली केस लड़ने के लिए आ रहा है, वहाँ पर रहेगा भी, वकील भी अपना रखेगा, वहाँ पर अपने रहने पहने का खाने पीने का जुगाड़ भी करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है एक ऐसे इंसान के लिए। तो ये भी सोचने वाली बात है कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये ऐसे 3 पॉइंट हैं जो आप लोग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ एजुकेशन की बात आ रही है वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ आप लोग किसी को खाने पीने प्रोवाइड कराने की बात की रहा है वहाँ पर बात कर सकते हो, हेल्थ की सर्विस किसी को देनी है वहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। फिजिकल ढांचा अवेलेबल नहीं होता है जुडिशरी में, कई बार लोअर कोर्ट में बात करेंगे। और आज तक की हिस्ट्री है हमारे देश के अंदर में कि कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है सोचने वाला। क्या इतने बड़े देश के अंदर में कोई भी महिला ऐसी नहीं हमको आज तक दिखी जो हमारे देश में एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर आकर बैठ सके। तो ये काफ़ी बड़ी कुरीति देश के अंदर में देखने को मिलती है, जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अब बात बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में 2027 में फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं। उनका नाम आप लोग बताइए। फिलहाल वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जज हैं, आप लोग उनका नाम बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो ये प्रॉब्लम है आज की डेट में जुडिशरी के साथ में, जिनका सोल्यूशन निकालना जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में भी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा कि जब आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम क्या क्या है और आप लोगों से पूछे कि सॉल्यूशन क्या क्या है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा उन्हीं के बारे में बता दो कि क्या क्या करना है। कि इंक्रीज कर दो जजेस की स्ट्रेंथ, ठीक है, ओपन कोर्ट कर दो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, प्रॉपर जो मॉडर्नाइजेशन कर दो कोर्ट को कि हाँ ठीक है कोई कहीं भी बैठा है, तमिलनाडु में अगर बैठा है उसको आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन केस उसका सुना जाएगा, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दो ताकि मैटर जो है पता चला इंसान निकल लिया पर केस चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी और भी जो पुराने कानून हैं उनको देख किस तरीके से उनको हटाना है, आज की डेट में सही चीज़ों को लेकर चलना है। तो ये फोकस रहता है, यानी कि पुराने पैटर्न को छोड़कर नए पर आओ, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे ऐसे केसेस रहते हैं जो बिना बात की चीज़ें लेकर आ जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में ही चीज़ें आगे आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो इनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि देश के अंदर में जो कोर्ट है उसका इंडिजनाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए, यानी कि हमारे देश में हमारे कोर्ट के अंदर में उसे लोगों के सेंट्रिक कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिटिगेशन सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि जो लोग अपनी कोई दिक्कत लेकर जा रहे हैं उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। लोकल लेवल पर भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। इंडिया एज ओल्ड जो जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे कि 5000 साल पुराना हमारे देश में जो हिस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर एक वेरी इफेक्टिव और लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, तो उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो एक तरीके से अपने खुद के एंशिएंट सिस्टम को जो हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं उसको बेसिकली लेस रिकग्नाइज किया जाता है। इसीलिए मलिमत जो कमिटी थी उसने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज में चीज़ें लेकर आओ, ताकि लोग जो हैं जब समझेंगे, उनकी लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, तभी तो चीज़ें आगे लेकर चलेंगे। उनकी भाषा में चीज़ें आ नहीं रही हैं तो क्या फ़ायदा है। लॉ कमीशन के द्वारा भी यहाँ पर बोला गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये तो काफ़ी सही चीज़ है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। जैसे मैंने बोलता हूँ जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बेस पर यहाँ पर ITS होना चाहिए, इंडियन टीचिंग सर्विस। ऐसे यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यह है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो यहाँ पर IJS होना चाहिए।
तो यानी कि हर एक लेवल पर कुछ कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए, तभी हम लोग सिचुएशन को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा पाएंगे। तो ये भी एक अच्छे सजेशन है कि देश की जुडिशरी को कैसे आप लोग और ग्राउंड लेवल तक पहुंचा सकते हैं। क्या कोई काम हम लोगों ने किया है इसको इम्प्रूव करने के लिए? तो सबसे बड़ा काम जो किया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस सुने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा काम यहाँ पर हो गया। खासकर लोगों का टाइम भी बच जाता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जल्दी सॉल्यूशन भी निकल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपेस पोर्टल यहाँ पर लेकर आ गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, तो ये जुडिशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया यहाँ पर लीगल रिसर्च में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी और लीगल रिफॉर्म लाने की बात की गई, इंप्रूव करने की बात की गई ढांचा और जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए पैसे दिए गए यहाँ पर बकायदा, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी, क्योंकि हमारे देश में हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पर लेकिन दिक्कत तो और भी है, जैसे मैंने अभी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई। तो जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हम लोगों को सॉल्यूशन के तौर पर देखने पड़ेंगे। जो इशू चल रहे हैं, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, रिक्रूटमेंट में डिले हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं, और इंडियन सिस्टम के अंदर में ब्रिटिश आप लोगों को झलक देखने को मिलेगी कोर्ट की, जैसे वहाँ पर देखने को मिलती थी। तो इन चीज़ों को सुधारने की भी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारी दिक्कतें हो गई। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिसका आंसर देना है। बोला जा रहा है कि द जस्टिस सिस्टम नीड टू मिनिमाइज द प्रोसीजरल बैरियर सो दैट द एक्सेसिंग जस्टिस बिकम सिंपलर, यानी कि उन लोगों तक भी जस्टिस पहुंच सके जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो न्याय प्रणाली की जो सिस्टम है उसमें बाधाएं को कम से कम करने की जरूरत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन यहां से पूछा गया 2013 में, आप लोग देख सकते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन बना, जो कि हमारे देश में जुडिशियल बेसिकली एक तरीके से जो एक जुडिशियल सर्विस लोगों तक पहुंचाने की बात करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक चीज़ें पहुंचाती है। बोला गया कि NALSA नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, बोला गया कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड कराया जा सके ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आए। ये गाइडलाइन इशू करती है पूरे देश के अंदर में ताकि प्रोग्राम स्कीम को थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट किया जा सके। सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, यानी कि कोई सा भी नहीं है। तो आंसर क्या है? आंसर सी है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट यहाँ से। क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था 2021 में, यहाँ पर बेसिकली ये भी हमारी जुडिशरी सिस्टम से था। बोला गया कि यहाँ पर कोई भी रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो उसको बुलाया जा सकता है वापसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा पहले से ही परमिशन लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि हाँ एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, इसका एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर में जो भी हमारे देश के अंदर में पावर है रिव्यू करने के लिए अपना जजमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिव्यू करता है, रिव्यू पिटिशन डाली जाती है, ऐसे हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, या फिर कोई सी भी करेक्ट नहीं है, ये बातें हैं। तो आंसर सही क्या होगा? सही आंसर क्या है? सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीज क्या थी वो हम लोगों ने समझ ली। अब यहाँ पर आप लोग कई सारे बोलते रहते हो कि सर प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स फोकस चीजें बताओ। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो एग्जामिनर कहेगा कि यहाँ पर ये प्रीलिम्स की चीजें हैं और यहाँ पर ये मेंस की चीजें हैं? अगर लिखने के लिए आ गया कि हम लोग को इंडिजिनस सिस्टम बना रहे हैं, तो वहां पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों को इस आर्टिकल में प्रोवाइड करा दी। ऊपर उठाकर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा एग्जाम के, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली आ रखे हैं। तो ये सारा प्रोसीजर साथ में चलता है, इनको अलग अलग मत करो, प्रिपरेशन को कंबाइन लेकर चलो, तभी आप लोग एक इफेक्टिव अपनी पढ़ाई कर पाओगे, वरना पता नहीं कहाँ रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। साल चेंज होते रहेंगे पर लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लेकर चलो ताकि चीज़ों को ढंग से लेकर चल सको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स की तैयारी कर ली। मैं तो ये बोलता हूँ कि हमेशा मेंस की तैयारी करना चाहिए और प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले अपना प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपना टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है। पर लेकिन स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना और फीडबैक देना, कैसा लगा आर्टिकल, जो भी दिक्कत हो वो पूछ लिया करो, ओके।
दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा और इसके साथ में आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट भी कर पाओगे ये कैसा आर्टिकल है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले, आप लोग बताना कि आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो या फिर आप लोग एप्पल फ़ोन यूज़ करते हो। एंड्रॉयड वाले जो फ़ोन होते हैं बेसिकली जो आप लोग यूज़ करते हो उसमें एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ किया जाता है, और जो एप्पल वाला होता है उसमें iOS सिस्टम यूज़ किया जाता है जो कि खुद का एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोग बताइए आप लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे देश में भारत ओएस यानी कि भारत बेसिकली BHAR ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है खुद का अपने देश का IIT मद्रास के द्वारा, जो कि मोबाइल के अंदर में हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। टॉपिक कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है जो कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिकल आप लोगों के रेगुलरली कवर होते रहते हैं अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। ऐसा नहीं कि सर इस दिन कवर कर लिया करो या उस दिन कवर कर लिया करो, बीच बीच में टॉपिक्स आते रहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्टिकल मैंने अभी रिसेंटली कवर किया था, अभी ये आर्टिकल आ गया, बहुत सारे आर्टिकल आते हैं यार आप लोग देखो तो सही। तो यहाँ पर रिसेंटली IIT मद्रास की द्वारा बेसिकली यहाँ पर जो कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर ये BHAR OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये सिस्टम आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या फ़ायदा करेगा वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, पर आज की डेट में किस तरीके से कौन कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पहले मैं आप लोगों को उसका एक खबर देता हूं ताकि आप लोग चीज़ें समझ सको, ठीक है। अगर एंड्रॉयड और जो यहाँ पर एप्पल का जो सिस्टम है जिसको iOS बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, उसके बारे में अगर बात करूँ तो दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा आईफोन यूज़ करता है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं एंड्रॉयड सिस्टम यहाँ पर काफ़ी कम है, मैक्सिमम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं iOS सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर USA है जहाँ पर iOS सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है यानी कि एप्पल। तीसरे नंबर पर UK, फिर जर्मनी, फिर चाइना, और हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं। इसीलिए एप्पल की एक तरीके से ये रहता है कि हाँ ये बहुत ही एक डिफरेंट सेक्शन है अपना, जो कि एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहा है उसको अलग तरीके से देखा जाता है। मैंने बताया नहीं था आप लोगों की, मेरा एक दोस्त था उसने MNC कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, तो उसने ज़बरदस्ती एप्पल का फ़ोन लेना पड़ गया। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोल रहा है कि यार वहाँ पर सब एप्पल का फ़ोन लिए घूम रहे हैं, अपना एंड्रॉयड निकालता हूँ तो इंसल्ट फील होती है। तो ये बातें बोली, तो यार देखो अपनी अपनी सोच है वैसे तो ये, पर लेकिन आज की डेट में आप लोग देखते हैं एंड्रॉयड में भी अच्छे अच्छे फ़ोन आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो एप्पल और जो एंड्रॉयड और जो iOS वाली टक्कर थी, अब हमारे ही देश में हम लोग अपना यहाँ पर ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं। अब तीसरा सिस्टम हो गया यहाँ पर जिसको BHAR OS आप लोग बोलोगे। फ़ायदा क्या है पहले मैं आप लोग को वो बता देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। अभी फिलहाल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक केस चलाया बेसिकली गूगल के ऊपर में कि हमारे देश में जो भी फ़ोन आता है उसके अंदर में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो गूगल के प्रोडक्ट रहते हैं। चाहे वो सर्चिंग इंजन की बात करो, चाहे वो यूट्यूब की बात करो, चाहे और दूसरे और भी कई सारे जो ऐप्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं जो कि गूगल कंपनी के हैं। तो ये लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कि लोग जो है खुद अपने आप से डिसाइड करें कि उनको क्या यूज़ करना है, पहले से ही इनबिल्ट करके यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से मार्केट को कैप्चर करने वाली बात होगी कि किसी को मार्केट में आने ही नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ पर जो सिस्टम आएगा यहाँ पर जिसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर BHAR OS सिस्टम, ये इस वाले एरिया को काफ़ी हद तक चेंज करता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो सिस्टम होगा वो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे नहीं बोलते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कंप्यूटर लिया कि हाँ भाई लिया तो है, चलो उसको मॉडिफाइड करते हैं अपने हिसाब से, उसमें रैम लगाते हैं अपने हिसाब से, CPU लेकर आते हैं, सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से देखते हैं क्या क्या उसके अंदर हम लोगों को करना है। तो ये सिस्टम जो रहेगा सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होगी कि ये आप लोगों की प्राइवेसी का हनन नहीं करेगा। तो यानी कि हमारे संविधान के अंदर में जो आर्टिकल 21 है पार्ट 3 के अंदर में 12 से 35 तक जो मूल अधिकार हैं आप लोगों के, ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। और KS पुत्तास्वामी का जब केस आया तो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गई। तो ये बहुत बड़ा इशू था कि लोगों की प्राइवेसी का हनन हो रहा था। तो अभी यहां पर क्या होगा, ये भारत OS सिस्टम यूज करने से प्राइवेसी जो है वो लोगों की हनन नहीं होगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भार OS जो सिस्टम है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की निशानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि दूसरी कंट्री के सारे सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इतने लार्ज स्केल पर हमारे देश में यूज़र हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग अपना ही सिस्टम यूज़ करेंगे तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी फिलहाल के साथ टाइम में हम लोग अपने देश में अपना सिस्टम यूज करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, इसी के साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पर एक तरीके से हमारा हो गया। इसी के साथ में सर्चिंग सिस्टम के लिए भी इसने कई सारी चीज़ें जो हैं कई सारी कंपनी के साथ में अपने टाई अप किए हैं, और खासकर वो कंपनी ऐसी हैं जो कि प्राइवेसी को ध्यान में रखती हैं, आप लोगों की प्राइवेसी में नहीं घुसेंगी। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि फिलहाल के टाइम पर जो आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हो उन सिस्टम के अलावा भी और अच्छे से सिस्टम है मार्केट में, पर लेकिन ये कंपनी जो है वो इतना पकड़ बना चुकी है मार्केट के अंदर में कि किसी चीज के बारे में पता चलता ही नहीं है कि और कोई भी है कि यहाँ पर, यानी कि एक ही कंपनी के एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं सब जगह, वही कंपनी छाई हुई है सब जगह। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एक तरीके से दूसरे दिखते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट ऐप यही आ रहे हैं आप लोग के उसमें। तो नो डिफॉल्ट ऐप वाला सिस्टम यहाँ पर एनडीए वाला सिस्टम अभी लाने की बात की जा रही है। एनडीए मतलब क्या हो गया? नो डिफॉल्ट ऐप, यानी कि ऐसा नहीं कि वही ऐप आप लोग डालकर दे दोगे, प्री इंस्टॉल कोई भी ऐप यहाँ पर नहीं रहेगा इसमें। इस वाले सिस्टम के अंदर में ये खुद आप लोगों को जो जो ऐप चाहिएगा अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर ऐप डाल सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से आप लोग खुद से यहाँ पर काम कर पाएंगे। इसी के साथ में जैसे मैंने प्राइवेसी के बारे में यहाँ पर बात की, तो उसके ऊपर पूरा फोकस है। एक सिस्टम है जिसको प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस बोलते हैं, तो वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे काफ़ी अच्छे से। पास स्टैंडर्ड रहेगा जो कि एक तरीके से यहाँ पर ये आप लोगों की प्राइवेसी का भी हनन होने से यहाँ पर बचाएगा। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात तो ये होगी हमारे देश का सिस्टम है यहाँ पर। एक और बात यहाँ पर, नॉर्मली हर एक इंसान आज के डेट में गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो जो गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा है वो डिफॉल्ट ब्राउजर आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली फ़ोन के अंदर में। अब इसको भी यहाँ पर इसकी ऑटोनॉमी आप लोगों को खत्म होती है यहाँ पर नजर आएगी। अब भारत ओएस जो सिस्टम है यहाँ पर, BHAR OS जो सिस्टम है यहाँ पर, इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली डक डक गो करके यहाँ पर एक सिस्टम है जो कि ब्राउजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डक गो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक ब्राउजर है यहाँ पर खासकर जो क्रोम, उसकी वर्चस्व यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा। एप्पल में तो खुद का अपना देखता है, उसको जो क्या बोलते हैं बेसिकली, जो एप्पल का जो रहता है उसमें आई थिंक सीरी बोलते हैं ना, उसको सीरी क्या बोलते हैं उसको, मेरे याद नहीं आ रहा है। तो एप्पल में आप लोग खुद का इनका सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर गूगल में आप लोग खुद को इनका सिस्टम देखने को मिलेगा। तो हर जगह यहाँ पर इनके सबके खुद के सिस्टम है। सफारी बोलते हैं, सीरी नहीं सफारी, ठीक है। वहाँ पर सफारी हो गया एप्पल के अंदर में, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इनका गूगल क्रोम हो गया, ये बिल्कुल इनबिल्ट है। अभी डक गो जो है वो एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अपने देश के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कैसा लगा इसके बारे में सुनकर जरूर बताना। फीचर अगर कोई पूछने लगे तो ये है कि एक तरीके से नेटिव ओवर द ईयर हमारे देश का हो गया, कोई डिफॉल्ट ऐप नहीं होगा और प्राइवेसी पर पूरा फोकस किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर फॉरेन डिपेंडेंसी है वो घटती हुई यहाँ पर नजर आएगी। सेल्फ रिलायंट होंगे हम लोग और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पर अपनी कैपेबिलिटी को आगे लेकर हम लोग बढ़ पाएंगे। तो एंड्रॉयड या फिर iOS से हम डिस्टेंस बनाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसी के साथ में यहाँ पर अभी 5G सर्विस जो है आप लोग देख रहे हैं आ रही है देश के अंदर में, काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंटेशन की जोन पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम हम लोग खुद से लेकर आ रहे हैं, तो हमारी और सुदृढ़ एक तरीके से प्राइवेसी बनती हुई यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो कल को पूछ ले कि BHAR OS क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, किसके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या क्या यहाँ पर ये जो एक तरीके से जो यहाँ पर ब्राउज़र कौन सा यूज़ करने वाला है यहाँ पर, तो वो सारी बातें आप लोगों के सामने है, ठीक है। BHAR OS ये बोला जा रहा है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा आप लोगों को आंसर बताना है। बोला गया कि इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक एंड्रॉयड या फिर iOS। दूसरा बोला गया कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेगा। तीसरा बोला गया कि आत्मनिर्भर भारत बनाएगा और एम है कि रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन। तो आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर है? ध्यान से पढ़ना, ध्यानचंद बन के, क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो आंसर क्या है? आंसर है डी, यानी कि सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई सा भी इनकरेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता ही दी यहाँ पर क्या क्या इसका मुद्दा है, तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाता है राइट टू प्राइवेसी के साथ में। तो आप लोगों से एक स्टेटमेंट डालकर इसका भी पूछा जा सकता है यहाँ पर डायरेक्ट, आर्टिकल 20 के बारे में या फिर इसके पर्टिकुलर केस के बारे में। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा सिस्टम यूज़ करोगे आने वाले टाइम में अगर अवेलेबल रहता है, ठीक है, बताओ कौन सा आप लोग यूज़ करोगे? एंड्रॉयड करोगे, iOS करोगे या फिर बाहर OS करोगे? बताओ, ठीक है।
वैसे ये ऑलरेडी मोबाइल में देखने को मिलेगा, आप लोगों के हाथ में नहीं है। पर लेकिन हाँ, अच्छी बात ये रहेगी हमारे देश में हमारा सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी लोकल चीज़ों को हम लोग अच्छे से आगे लेकर चल पाएंगे, दूसरों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म होगी। ठीक है कि नहीं? कन्फ्यूज़न है या फिर नहीं है तो बताना जरूर। तो ये थी कुछ बातें, बाकी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना। ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों ने एक बात देखी होगी, जो करंट होता है वो डिसाइड करता है कि कई बार की हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमी से क्या क्वेश्चन बनेंगे और पॉलिटी से क्या क्वेश्चन बनेंगे। मतलब कहने का ये है कि स्टैटिक पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, पर लेकिन करंट जो है वो कई बार डिसाइड करने का फैक्टर होता है स्टैटिक पोर्शन का, क्योंकि जो करंट में है उसी का स्टैटिक पोर्शन कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो करंट आप लोगों को एक गाइडेंस का काम भी यहाँ पर देता है। अभी जैसे न्यूज़ आ गई यहाँ पर, ये भरतपुर कहाँ से, वेस्ट बंगाल के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। यहाँ पर एक बुद्धिस्ट साइट के बारे में पता चला है। पता कैसे चलता है? जब किसी एरिया की खुदाई करती है तो वहाँ पर बर्तन वगैरह मिलते हैं या फिर कई सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं जो किसी पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होते हैं, फिर उसके बारे में स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है उस पर्टिकुलर जो सिस्टम से, उस पर्टिकुलर एरा से, उस पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड है। तो अभी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो मिला है। तो आप लोग खुद सोचो अब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि बुद्धिज़्म के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खासकर कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे हैं जो कि रिपीटेडली क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उसमें से बुद्धिज़्म एक है। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स भरतपुर वेस्ट बंगाल के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारी फाइंडिंग से पता चला कि एक बुद्धिस्ट स्तूपा यहाँ पर देखने को मिली। ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, जो यहाँ पर अभी आप लोग ये देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड रेड कलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे भी पता चलता है यहाँ पर कि ये बेसिकली आप लोगों को जो कॉपर एज थी उसके साथ में आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पर बनाता हुआ नजर आता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्शन एक बना पाती है। जैसे कि कोई इंस्क्रिप्शन मिल गई कहीं पर, ठीक है, तो उससे पता चला पाता है कि अच्छा ये क्या चीज़ है। इसी के चलते यहाँ पर कोई किताब कहीं किसी का लेख मिल गया, उससे हम लोग पता चल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताती है। ये सिंबलाइज करता है यहाँ पर जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कि बुद्धिज़्म एनलाइटनमेंट के बारे में, बोधि ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और भी कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चलता है। देखिए कई बार ना इंसान बोलता है कि हिस्ट्री तो एक जैसी रहती है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर डिपेंडेंट करती है। जैसे टाइम टू टाइम जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इसी तरीके से हिस्ट्री भी आप लोगों को चेंज होती हुई नजर आएगी। और ये फैक्ट है, यहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि पता चला कि यार वो चीज़ें उस टाइम पर सही मानी जा रही थी और आगे जैसे ही चीज़ें बढ़ी वो चीज़ें जो हैं वो गलत पाई गई आगे चलकर। ठीक है, तो हिस्ट्री आप लोग इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसका नाम है निधि स्कीम। तो गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर इससे रिलेटेड जो कंडीशन है उनको थोड़ा सा टफ बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइड से आप लोग ये न्यूज़ देख सकते हो। तो निधि का मतलब क्या होता है? निधि एक तरीके से ना चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, संचय करना काइंड ऑफ। ठीक है, तो टाइट कर दिए हैं निधि कंपनीज से रिलेटेड। जो निधि कंपनीज है बेसिकली ये एक तरीके की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि सेविंग हैबिट जो है वो एक तरीके से डेवलप की जा सके और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए फिर उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये रजिस्टर रहते हैं कंपनी एक्ट के तहत में और रेगुलेट किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट अफेयर का मैटर यहाँ पर हो गया। ये लाइसेंस जो है आरबीआई से नहीं लेते हैं, पर आरबीआई जो है वो डायरेक्शन इशू करता है इनके लिए, जो कि यहाँ पर कंट्रोल किए जाते हैं निधि रूल 2014 के हिसाब से। तो ये एक तरीके से यहाँ पर सेविंग की हैबिट डेवलप करते हैं। सेविंग का फ़ायदा क्या होता है? जैसे आप लोगों ने बहुत सारी मनी जो है वो आप लोगों ने सेव करी, सेव करके जो मनी है वो आप लोगों ने बैंक के अंदर में डाल दी। अब बैंक जो है वो उस पैसे का इस्तेमाल करता है, किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, वहाँ पर मान लो कोई बिजनेसमैन है उसने बैंक से लोन उठा लिया, अब उसका इस्तेमाल करेगा वो पैसे का अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर बैंक जो है वो आप लोग को 4% का बेसिकली एक तरीके से इंटरेस्ट दे रहा है, तो वहाँ से वो 8 से 10% का इंटरेस्ट लेगा, 6% वो अपने खाते में लगाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों का पैसा जो है वो हर टाइम बैंक में नहीं रखा रहता है। तो बैंक में इतना ही मनी रहती है जितना कि लगता है उनको कि अच्छा इतने लोग आ सकते हैं लेने के लिए, तो उसके हिसाब से वहाँ पर वो पैसे को उसके अंदर में रखते हैं। कई बार गवर्नमेंट यहाँ से पैसा उठाती है बैंक से ताकि अपने खर्चे जो हैं वो निकाले जा सकें। तो ये भी आप लोग सिस्टम देख सकते हैं। कई बार जैसे कि किसानों का लोन माफ़ कर दिया, तो ये क्या सिस्टम होता है, ये यहीं से तो निकल कर आता है। इसकी वजह से कई बार बैंकिंग सिस्टम के अंदर में कई सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है।
तो ये निधि स्कीम के बारे में बात की, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा कि आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, नहीं, लाइसेंस आरबीआई नहीं, कंपनी एक्ट के थ्रू मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई इसको डायरेक्शन देता है कैसे ये चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है जो कि नेशनल लेवल की है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि 74th रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया, 74वें नंबर का था यहाँ पर। ठीक है, आज़ादी की हम लोगों ने अभी रिसेंटली 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट की गई, पर जो गणतंत्र दिवस है यहाँ पर वो 74th हम लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। इसी के साथ में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, तो ये यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इजिप्ट के जो इस तरीके से जो लीडर हैं वो हमारे देश में एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर आए और यहाँ की आर्मी की जो बटालियन है उसके द्वारा भी परेड के अंदर में पार्टिसिपेट किया गया। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि परेड को जरूर देखेगा। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। अभी यहाँ पर आने वाले टाइम में इजिप्ट के साथ में और रिलेशन काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल भी मैं डिस्कस करूँगा, वो हम लोग और अच्छे से समझेंगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है भगवंत मान साहब। इनके द्वारा सेम पैटर्न पर जैसे दिल्ली के अंदर में मोहल्ला क्लिनिक देखने को मिल रहे थे, अमृतसर के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक वाला पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर इशू को देखेगा। याद रखिएगा, हम जब संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल में जाते हैं तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आती हैं। जो हेल्थ का मैटर है वो आप लोगों को बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर में देखने को मिलता है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस देना पड़ता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा के बारे में बातें की गई, जिसमें टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स थे अक्रॉस द कंट्री। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर मैक्सिमम बच्चे वहाँ पर जो थे वो प्राइवेट स्कूल से थे। ठीक है, तो यार ये तो देखो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया उस चीज़ के ऊपर कि प्राइवेट से थे। आई थिंक मुझे इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च नहीं किया, पर गलत है अगर प्राइवेट से ही थे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो सीखने वाली बातें थी वो काफ़ी अच्छी थी, खासकर जो सजेशन यहाँ पर दिए गए खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, तो छठी परीक्षा पे चर्चा थी यहाँ पर ये। तो कहीं ना कहीं दोनों के माइंड सेट के बारे में बातें की जाती हैं, पेरेंट्स के बारे में भी और बच्चों के बारे में भी। और सबसे बड़ा जो कनेक्टिंग लिंक होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक टीचर, जो कि वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। भले ही बच्चा जो है कुछ टाइम के लिए टीचर के पास में रहे, पर लेकिन टीचर की शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर सबको हिदायत दी गई कि टीचर को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, पेरेंट्स को प्रेशर नहीं डालना चाहिए और बच्चों को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। ठीक है, तो छठी ये बेसिकली परीक्षा पे चर्चा थी। DGCA इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। ये बनाई गई बॉडी थी हमारे देश में एक पर्टिकुलर कानून के तहत, जो कि यहाँ पर 2020 का कानून है, आप लोग समझ सकते हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है यहाँ पर, तो एक मतलब बनाई तो पहले गई थी, स्टैट्यूटरी स्टेटस 2020 से मिला यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्यों न्यूज़ में है? इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि दुनिया भर की कंप्लेंट आई, लगभग 6000 के करीब कंप्लेंट देखने को मिली पैसेंजर की। ये कई बार इशू आप लोगों ने भी कई बार फील किया होगा अगर आप लोग जाते हैं फ्लाइट के अंदर में। तो जैसे आप लोगों का सामान है, कई बार सामान टूट फूट जाता है, कई बार सामान मिलता ही नहीं है, सामान मिस भी हो जाता है, ऐसे भी इश्यूज कई बार देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट जो है वो यहाँ पर रिसीव की गई। ठीक है, तो ये जितनी कंप्लेंट बढ़ती है तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है। आप लोगों को पता है कि हमारा बजट जो है 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, तो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। उसकी कस्टमरी जो सेरेमनी होती है, हलवा सेरेमनी, वो भी यहाँ पर सामने आप लोगों के आ चुकी है ऑलरेडी, उसकी पिक्चर्स। इंपॉर्टेंट क्या है, बजट को हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं संविधान के अंदर में। याद रखिएगा, बजट नहीं है, संविधान के अंदर में शब्द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 112 में इसके बारे में बातें की जाती है। कोई भी सिचुएशन कंडीशन क्यों ना बने, पर बजट जो है वो प्रस्तुत करना होता है। ये एक तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि इसी की वजह से जो है कामकाज जो है सरकार के चलेंगे, वरना सारे कामकाज जो हैं वो रुक जाते हैं। तो हलवा सेरेमनी यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब काम कंप्लीट होता है ना, ठीक है आप चलो लड्डू बांट लेते हैं, वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर फर्स्ट व्हीट ई ऑक्शन की बात की जा रही है 1 फरवरी से। अपने आप में काफ़ी बड़ी बात ये आप लोग बोल सकते हो। ई ऑक्शन यानी कि एक तरीके से ऑनलाइन यहाँ पर ऑक्शन किया जाएगा। तो ये एक तरीके से नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर यहाँ पर किया जा रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है,
डेल जो कंपनी है, जो लैपटॉप वाली कंपनी, मैं देखो डेल थोड़ी सी मैं यहाँ पर बातें बोलना चाहूँगा। डेल के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में बड़ा ही ख़राब रहा है, ठीक है। मैक्सिमम मेरा जो सबसे ज़्यादा साथ दिया है वो दिया है एचपी के लैपटॉप ने। मेरी डेल के साथ में बनती नहीं है क्योंकि जब जब डेल की चीज़ें देखने को मिली मेरे आसपास में, तो मतलब वो मतलब दिल को नहीं भाई, या फिर बोलो कि वो एक तरीके से मशीन सही से काम नहीं करी। मतलब मेरी पसंद की कंपनी तो नहीं लगती है मुझे कभी डेल। आप लोगों की क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, सबसे अच्छा कौन सा लगता है, डेल का, एचपी का, या फिर मैक वगैरह का? आप लोग बताना। अगर मैं मैक के साथ में भी कंपेयर करूँ, से मैं रिकॉर्डिंग के लिए मैक यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी है उसके अंदर में। पर लेकिन अगर मेरा फेवरेट बूच है जिसमें सारी चीज़ें इस्तेमाल कर पाता हूँ मैं, मन लगता है लैपटॉप चलाने में, वो है एचपी, ठीक है। एचपी में मेरा पूरा मजा आता है और जिस दिन मैंने पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग की थी तब से मेरे पास में एचपी था। कॉलेज में भी मेरे पास में एचपी था, और फिलहाल भी जो लैपटॉप रखा हुआ है, मतलब एक ड्यूरेशन देखो, मेरे पास में जो लैपटॉप है फिलहाल 2015 से है, ठीक है। और उसमें ही मैं आज की डेट में पीपीटी जो है वो क्रिएट करता हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब अब तक चला आ रहा है वो लैपटॉप और बिल्कुल उम्दा चल रहा है, मस्त एकदम तरीके से। बस उसकी थोड़ी रैम जो थी वो थोड़ी सी कम थी, तो उसकी रैम जो है मैंने 8 करवा ली थी, 4 थी उसके अंदर में। बाकी और तो सारी चीज़ें उसकी मस्त चल रही हैं। बैटरी तो हो जाती है चेंज, वो कोई अलग चीज़ है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन जो चलने का जो सिस्टम है, जो एक डिवाइस के ऊपर जो एक ट्रस्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे बेसिकली एचपी का। सर्विस भी अच्छी है। आप लोगों की क्या रहा है बताना। डेल के द्वारा एक्वायर किया गया क्लाउड सर्विस स्टार्टअप जिसका नाम है यहाँ पर क्लाउडिफाई, ठीक है। तो ये अभी $100 मिलियन में यहाँ पर इनके द्वारा एक्वायर किया गया है। तो कौन किसको खरीद रहा है, तो इकोनॉमी के अंदर में कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने साइन की है डील इंडिया के साथ में रिलोकेट करने के लिए डोजन्स ऑफ चीता नेक्स्ट डिकेड में। तो ये काफ़ी बड़ी बात बोल सकते हैं। अभी हम लोगों ने हमारे देश में, आप लोगों को पता है, चीता लेकर आए थे, जिसमें उसका मजाक भी बन गया था कि चीता जो है म्याऊं म्याऊं कर रहा है। अबे चीता है तो म्याऊं म्याऊं करेगा, जैसा वो बोलता है वैसे बोलेगा ना, ठीक है। तो कई सारी चीज़ देखने को मिली थी, वो एक अलग चीज़ें हैं। चलिए जो भी है, कहाँ पर हम लोग किस देश से लेकर आए आप लोगों को ये बताना है, और किस पर्टिकुलर राज्य में हम लोगों ने उनको लोकेट किया था, उसके ऊपर मैंने डिस्कशन भी किया था आप लोगों से। तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, बताना जरूर। इजिप्ट के द्वारा यहाँ पर प्लान किया जा रहा है कि इंडियन इंडस्ट्री को स्वेज जो कैनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें लैंड एलोकेट की जाए। बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा ये, अगर इसके बारे में बात करूंगा, आर्टिकल डिस्कस करूंगा, तो इसके बारे में मैं कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यूएस जो है उसने शट डाउन कर दिया मेजर जो रैंसमवेयर नेटवर्क जो है से बेसिकली ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 100 मिलियन टू 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रॉम, ये इतने सारे विक्टिम ऑलरेडी हो चुके हैं वर्ल्ड में जिनसे द्वारा इनको पैसा एक्सटोर्टेड किया गया, इनके द्वारा चोरी किया गया है। तो उसके चलते यहाँ पर एक काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका ढक्कन बंद किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कनाडा के द्वारा अपॉइंट किया गया फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव टू फाइट इस्लामोफोबिया। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम के नाम से जो फोबिया रहता है उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारी सिचुएशन ऐसी हैं आज के डेट में, कई सारे देश जो हैं एक तरीके से जिनोफोबिया से जूझ रहे हैं। जिनोफोबिया एक ऐसे इंसान से डर जो कि यहाँ पर वो एक नहीं एक अनजान इंसान से डर आप लोग बोल सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन है बड़े प्यारे प्यारे, छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोग की हो जाएगी, अटेम्प्ट करो। बात की जा रही है यहाँ पर टोरपैक्स के बारे में। टोरपैक्स यहाँ पर एक्सरसाइज है, रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी। तो नेवल, आर्मी, एयरफोर्स या फिर किस तरीके की एक्सरसाइज है ये आप लोगों को बताना है। डिफेंस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन आप लोगों के लिए हो जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ कि ये ऐसा सेक्शन होता है जिसको आप लोगों को अच्छे से पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर आप लोग दो, बाकी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये बात की जा रही है स्काई ग्लो के बारे में। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये सैटेलाइट है, लाइट पोल्यूशन है, स्पेस क्राफ्ट है या फिर नॉइस पोल्यूशन है, ये आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है वो इनिशिएट किया जाता है किसके द्वारा, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी असेंबली, नीति आयोग या फिर वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट बात की जा रही है एक्सरसाइज, ये है कज हिंद, किस किस के बीच में है आप लोग समझ सकते हैं नाम से ही वैसे। इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया इराक, इंडिया या फिर सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट बात की जा रही है अंडर द सेव राइस कैंपेन, राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक की बात की जा रही है कौन से राज्य के द्वारा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर आसाम। इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन का आंसर दो। सीसेट के बारे में मैंने बोला था तो कई सारे बच्चे बोले कि नहीं सर क्वेश्चन देते रहो। चलो जो भी है क्वेश्चन कंटिन्यू रखते हैं, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दिया करो। पर ऐसा नहीं कि आप लोग कई सारे पार्टिसिपेट नहीं करते हो, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी रहता है, ठीक है। तो आप लोग पार्टिसिपेट करो और इसका आंसर दो, तब तक मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो बात की जा रही है एलिफेंटा आइलैंड के बारे में।
तो यहाँ पर बेसिकली एलिफेंटा जो आइलैंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। अपनी कंट्री का मैप जब आप लोग देखोगे और मुंबई के पास में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये काफ़ी पुराना भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये डेडिकेटेड है हिंदू जो गॉड होते हैं शिवा, तो शिवा के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड है एलिफेंटा आइलैंड। यहाँ पर ये इसका मतलब होता है बेसिकली इसको बोलते हैं एलिफेंटा आइलैंड। और यहाँ पर ये घारापुरी जिसका मतलब होता है द सिटी ऑफ केव, इसके नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ये एक एरिया है लगभग 10 किलोमीटर दूर आप लोगों को देखने को मिलेगा मुंबई से। तो यहाँ पर कोई गया है कभी घूमने तो बताना। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं फटाफट, जिससे कि आप लोग जो है अच्छे से एंजॉय कर पाओ। तो ये जो एक्सरसाइज है ये टोरपेक्स बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज है, जिसका एडिशन अभी इंडियन ओशन के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑल यूनिट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के द्वारा यहाँ पर अभी पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके की कंडीशन के साथ में हम लोग जो हैं वो लड़ सकें। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर एक तरीके से हम लोग एक नहीं इंडियन ओशन के अंदर में कैसे हम लोग को तैयार रहना है, क्योंकि चाइना जैसी बदतमीजी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो हम लोग जब तक यहाँ पर ये नहीं दिखाएंगे कि हम हैं टेंशन नहीं लेने का, तब तक कोई हम पर रश नहीं करेगा, ठीक है। स्काई ग्लो ये लाइट पोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिला। तो रिसेंटली यहाँ पर अभी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली, जिसकी वजह से ब्राइटनेस जो है वो लगभग 9 से 10% जो है ये बढ़ती हुई नजर आई, जिसके चलते यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली। एक पर्टिकुलर ये लाइट पोल्यूशन की कैटेगरी में यहाँ पर आता है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ द लाइट पोल्यूशन इसको बोला गया। नेक्स्ट एजुकेशन डे के बारे में बात करें तो एजुकेशन जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, और इससे रिलेटेड जो डे है हर साल 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी आप लोग नॉर्मली इसको बोलते हैं। तो ये किसके अंडर में रहता है, तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करता है। 5th एडिशन जो है डे का जो अभी यहाँ पर बात की गई, तो ये अफगानिस्तान के लिए डेडिकेटेड किया गया, खासकर अफगानिस्तान की जो वुमेन है, क्योंकि उनको एजुकेशन से दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो अफगानिस्तान की सरकार है, अफगानिस्तान की क्या बेसिकली तालिबान आप लोग बोल सकते हैं, तो एजुकेशन से उसको, शिक्षा से उसको वंचित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक्सरसाइज है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर कज हिंद। वैसे ये याद रखिएगा अफगानिस्तान से रिलेटेड है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा सकता है। कज हिंद एक्सरसाइज है यहाँ पर इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। तो इसको पहले ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, अभी एक शायद स्टेट पीसीएस के अंदर में। इसको पहले किस नाम से पुकारा जाता था, इसको बेसिकली ये स्टैब्लिश की गई थी, एक्सरसाइज का नाम रखा गया था पीडी। पीडी मतलब यहाँ पर ये था बेसिकली प्रबल दोस्तक, ठीक है। 2016 में जब इसको लॉन्च किया गया, फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज कर दिया गया एक्सरसाइज कज हिंद, कब 2018 में, ठीक है। तो ये इसका बारे में याद आप लोग रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब हाँ पीडी आप लोग बोल सकते हो, जैसे कि पीडी से बोले तो पुराने दोस्त, ठीक है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। बाकी बात करें यहाँ पर सेव राइस कैंपेन के बारे में, तो राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो राइस वैरायटी ब्लॉक ये स्टार्ट किया गया था केरला सरकार के द्वारा 2009 में, ठीक है। सेव राइस कैंपेन के तहत यहाँ पर चीज़ देखने को मिली। 30 राइस की वैरायटी हैं जो कि यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती हैं, तो उनको बढ़ाने की बात की जा रही है और अच्छे लेवल पर, और लोगों को इसके खिलाफ सेंसिटिव भी किया जा रहा है कि जो डाइवर्स चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि एक चीज़ के पीछे भागते रहें बस। इसकी वजह से क्या होता है, दूसरी चीज़ों की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म होती चली जाती है, ठीक है। सीसेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप लोग देखते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी ये मैं बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख ही लिया। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, कई सारे लोगों को परेशान करते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये सेशन बहुत ही अच्छा लगता है, वो क्या वाला। कई सारे बोलते हैं सर अंग्रेजी सीख के करना ही क्या है करना तो कुछ पढ़ के भी नहीं है, छोड़ दो, सब संन्यास ले लो, ठीक है। मैं भी लेक्चर बंद कर देता हूँ, चलते हैं सारे हिमालय पे रहते हैं, वहीं पर चलकर खाएंगे पाएंगे मजे करेंगे, उन्हें भिक्षा मांगे, भिक्षाम दे माई, ठीक है ये देख लीजिए, पढ़ लो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे शब्द आप लोगों को सीखने को मिलेंगे, पर लेकिन ये छूमंतर हो जाएंगे अगर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म नहीं करोगे। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो ही याद रहेगी, वरना इस्तेमाल नहीं करोगे तो पूंछ की तरीके से गायब हो जाएंगे ये भी, ठीक है।
पहला शब्द है एक्सोट। तो एक्सोट मतलब समझाना, ठीक है। तो यानी कि किसी को समझाना के एक तरीके से एनकरेज करना कि यार तुम कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि किसी ने अगर आज तक भी आंसर राइटिंग नहीं की है तो कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। आप लोग चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्राई करो। पहले स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें कवर कर लो। स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग मत करो, फ्रस्ट्रेशन होगा। पहले स्टैटिक क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करो, क्योंकि उनमें ज़्यादा डायमेंशन नहीं देनी होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में पूछ ले, कुछ ऐसी चीज़ें। पर लेकिन अगर तुम सोसाइटी के क्वेश्चन के बारे में बात करोगे, निबंध के बारे में बात करोगे, तो उसमें काफ़ी कुछ आप लोग को डायमेंशन देनी पड़ती है। तो पहले कुछ ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करो, फिर आगे आगे बढ़ो, ठीक है। तो डिस्करेज करना है फिर एनकरेज करना, तो दोनों यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर तितर, ठीक है। वो मूवी नहीं देखी कबूतर हो जाएगा कान पे लगते ही, वो नहीं, कौन सी तनु वेट्स मन्नू में कहती है, वो देख कबूतर, ठीक है। तो यहाँ पर तितर तो दबी हुई हंसी आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। कहते हैं कि भीनी भीनी हंसी हंस देना, ना पूरा हंसना ना आधा हंसना, वो वाली चीज़ें आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग शब्द है, तो कोई छोटी छोटी हंसी हंसे तो ना बोला तितर हो जाएगा अभी, ठीक है। तितर है वैसे तितर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बुइड, मतलब एक तरीके से बढ़ावा देना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, तो सस्टेन करना, एनकरेज करना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कोई एक तरीके से डिप्रेस्ड है उसको बोलना कि हाँ यार की जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो काइंड ऑफ। नेक्स्ट है यहाँ पर हक, यानी कि सुनना, चीज़ों को एक तरीके से अटेंशन देना। मैं बोलता हूँ ना कि टकटकी लगा कर देखना, तो वही वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली फरागो, ये एक तरीके से गड़बड़ घोटाला आप लोग बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले भी डिस्कस किया शायद आप लोगों से, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली एक कन्फ्यूजन मिक्सचर आप लोग बोल सकते हैं, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें यहाँ पर, तो इनको आप लोग समझ सकते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंटेंस फॉर्म करो, अगर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक इनको याद रख पाओगे। सेंटेंस फॉर्म नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो फिर तितर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छे आंसर दिए गए यहाँ पर नीतीश सॉरी नीतीश कुमार के द्वारा। और बाकी आज का दिन जो है संडे को फंडे बना लेना, थोड़ा सा स्टडी भी होगी। सुबह के टाइम पे जो भी यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट कर लेगा तो आप लोग खुद समझो यहाँ पर अच्छे से आप लोग अपनी चीज़ों को आगे लेकर चल पाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगती है फीडबैक दे दिया करो, 1 सेकंड लगती है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो। और अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी पहुँचा सकते हो, क्यों? क्योंकि प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो। इस वीडियो की जो PDF है, लेक्चर की PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट शब्द जोड़ना पड़ता है क्योंकि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका प्राइस क्या है, ठीक है। प्राइस है 1 शेयर और 1 लाइक, ठीक है, ये प्राइस है। प्राइस कुछ नहीं है यार, जाकर अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। यहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम और यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय करो। बाकी कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आना बाबा के दरबार में, ठीक है। इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर आपने पर्सनल चीज़ आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है। बाबा वैसे भी आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं तो दूर रहना चाहिए। कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखो यार। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।